प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेल रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस शुरू किया था। ग्लाइकोलाइसिस हमने एक्सप्लेन किया था कि हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ग्लाइकोलाइसिस में प्रिपरेटिव स्टेप एक्सप्लेन किया था। मैंने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस देयर आर 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप्स होते हैं। एक था प्रिपरेटिव स्टेप। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह हम एक ग्लूकोज से मतलब C6H12O6 से G1B जिसका फार्मूला है C3H7O7 और G3B जिसका फार्मूला है C3H5O6P ये बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव स्टेप। ऑक्सीडेटिव स्टेप क्या है? हमारे पास प्रिपरेटिव स्टेप में जो G1B और G3P बना है, किस तरह मैं G1B को कन्वर्ट करके उससे पायरुविक एसिड बनाऊंगा, किस तरह मैं G3B को कन्वर्ट करके उससे पायरुविक एसिड बनाऊंगा। तो मैंने कोशिश की है अपने तरीके से, मैंने कोशिश की है कि सही मानों में आपको ये रिएक्शन समझाऊं। तो स्टार्ट लेते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव स्टेप में क्या होता है? हमारे पास G1B, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने हैं। एक है G1P। अब G1P, 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 बार बार मैं इस तरह रिपीटिशन इस तरह कर रहा हूं क्योंकि ये मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप लोगों को जूम करने में अगर कोई दुश्वारी वगैरह हो तो ये मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं। अब G1B का फार्मूला क्या है? C3H7O7P और G3P का फार्मूला है C3H5O6P। अब इस स्टेप का नाम है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो G1P अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, G3P भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इससे हम बनाएंगे लास्ट में पायरुविक एसिड। तो पहले नंबर पर इसके साथ G1B के साथ NAD इसके साथ NAD इसके साथ रिएक्शन करता है और यहां भी इसके साथ NAD रिएक्शन करता है। तो हमारे पास बनता है ये NAD यहां से 2 हाइड्रोजन लेता है तो ये कन्वर्ट होता है NADH2 में और ये NAD भी यहां से 2 हाइड्रोजन लेकर तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2। ये एनर्जी मॉलिक्यूल से तो हमारे पास 2 NADH2 बन जाते हैं और यहां हमारे पास क्या रह जाता है? यहां पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है। अब यहां हाइड्रोजन 7 है, 2 NAD ने कैच किए हैं तो हमारे पास 5 रहते हैं और ये ऑक्सीजन O7 है तो यहां भी O7 है P। C3H5 तो इस 5 से 2 हाइड्रोजन इसने कैच करके H3 रह गए हैं यहां पर और ये ऑक्सीजन 6 है तो ये भी ऑक्सीजन 6 है और फॉस्फेट। अब यहां पर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ये डाईएसीटोन फॉस्फेट है, तो ये हमारे पास इससे ये वाटर लॉस करता है तो जब वाटर लॉस करता है इस तरह कि ये हमारे पास H2O लॉस करेगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास H2O लॉस करेगा
तो जब ये 2 लॉस करता है तो C3 रह जाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन 5 है, 2 इससे चले गए हैं तो हाइड्रोजन 3 यहां रह गए हैं। और ये ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे निकल गया है तो ऑक्सीजन 6। और यहां पर हमारे पास फॉस्फेट है। तो यहां देखो, ये इसको हम DAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जबकि इसको भी हम DAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कहते हैं। अब इसमें दूसरा स्टेप, ये जो DAP हमारे पास, ये 2 DAP बने हैं, ये आगे किस तरह रिएक्शन करेगी? ये जो DAP, अब DAP का फॉर्मूला क्या है? C3H3O6P और यहां पर C3H3O6P। मॉलिक्यूल्स के निकल जाने से इसमें इसके साथ फॉस्फेट रिएक्शन करता है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट इसके साथ ऐड होता है तो ये हमारे पास बनाता है C3H3O6P2 और ये भी हमारे पास बनाता है C3H3O6P2। अब इसके साथ चूंकि ये मॉलिक्यूल ये साइटोसोल में ये रिएक्शन होता है तो ADP यहां रिएक्शन करके ATP बनाएगा, यहां भी ADP रिएक्शन करके ATP बनाएगा। ये जो फ्री फॉस्फेट इसके साथ ऐड हुआ है तो ये डायरेक्ट ADP के साथ ऐड नहीं हो सकता था, तो इसलिए इनके साथ मिला है और दोबारा इसके साथ मिलकर दोबारा ATP बनाता है ये। और ये हमारे पास C3H3O6P दोबारा रह जाएगा, ये DAP C3H3O6P ये दोबारा रह जाएगा। अब ये DAP दोबारा किस तरह रिएक्शन करता है, इसका दोबारा क्या रिएक्शन है? तो हमारे पास ये DAP इसका फार्मूला है C3H3O6P और इसका फार्मूला है C3H3O6P। अब इसके साथ एक दूसरा ADP रिएक्शन करता है, इसके साथ भी एक दूसरा ADP रिएक्शन करता है, ADP। तो ये ADP से ये फॉस्फेट लेकर ये ADP बन जाता है ATP और ये ADP भी इसके साथ ये फॉस्फेट लेकर इससे ये फॉस्फेट लेकर ATP बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज रह जाएगा? ये हमारे पास है C3H3O6। ये फॉस्फेट तो अब इसने कैच किया है, इस तरह ये फॉस्फेट अब इसने कैच किया है तो ये भी हमारे पास C3H3O6। This is known as pyruvic acid. This is known as pyruvic acid. इसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं, पायरुविक एसिड। अब मैंने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि मैं G1P और G3P इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा, इससे इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा तो इससे दो NADH2 बनाऊंगा और 2 इससे ATP, मतलब 4 ATP, 2 ATP यहां पर 2 ATP बन जाते हैं, ये एक ATP, ये दूसरा ATP, ये हमारे पास तीसरा ATP, ये चौथा ATP, ये 4 ATP यहां पर बन जाते हैं और ये 2 हमारे पास NADH2 बन जाता है।
तो इसी तरह हमने G1P को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, G3P को भी हमने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास क्या चीज था, ये हमारे पास था ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीडेटिव स्टेप। अब एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां हमारे पास 2NADH2 ये हमारे पास बन जाते हैं। तो साइटोसोल में एक NADH2 बनाता है 2 ATP। तो ये हमारे पास 2 है, अब एक NADH2 हमारे पास 2 ATP बनाते हैं, तो 2 ATP, तो इससे बन जाते हैं 4 ATP। और हमारे पास डायरेक्ट ATP ये बने हैं हमारे पास, डायरेक्ट ATP ये भी 4 ATP बने हैं। इस तरह 1, 2, 3 और 4, तो ये कुल हमारे पास 8 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। याद रखो ऑक्सीडेटिव स्ट्रिप में 8 ATP बनते हैं, कुल 8 ATP बनते हैं, कुल 4 ATP डायरेक्ट बनते हैं और 2 NADH2 बनाता है। जबकि प्रिपरेटिव स्ट्रिप में 2 ATPs इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सीडेटिव में 2 ATP बनते हैं, जबकि यहां पर प्रिपरेटिव में 2 इस्तेमाल होते हैं, तो नेट ATP हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 6 बन गए। दैट्स ऑल।